किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के इस अंक में। और आज भी एक खास विषय पर हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। किसान भाइयों, कभी सोचो तो ये लगता है कि समय के साथ सब कुछ कितना बदल गया है। हर क्षेत्र में कार्य करने का तरीका, कार्य पद्धति की शैली में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। लेकिन ज्ञान विज्ञान के चलते इस बदलाव ने हर क्षेत्र के विकास को गति दी है। खैर, कृषि क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। नई नई तकनीकियों की मदद से आज कृषि भी तरक्की की राह पर है। लेकिन आज हम कृषि में खेती किसानी पर बात नहीं करने वाले हैं। आज हम कृषि से परस्पर जुड़े एक और क्षेत्र पशुपालन पर बात करने वाले हैं कि पशुपालन को और भी अधिक उन्नतिशील और प्रगतिशील किस तरह बनाया जाए, किस तरह उनके कार्यकलापों में परिवर्तन किया जाए और या किस तरह से नई बातों पर ध्यान दिया जाए ताकि पशुपालन भी और भी अधिक सुरक्षित, सुगम, सहज और मुनाफेदार बन सके। और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर SR पटेल जी, जो कि पूर्व चिकित्सा विशेषज्ञ हैं पशुपालन विभाग भोपाल से। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। नमस्कार। और किसान भाइयों, हमने अभी बात की कि भाई हर क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया है। तो सर, पशुपालन के क्षेत्र में आप क्या बदलाव देखते हैं पहले और अब में? ये है आज के जो क्षेत्र में है, जिस तरह की आपने बताया कि कृषि क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है, उसी प्रकार पशुपालन के क्षेत्र में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। और उसका मुख्य जो उद्देश्य है अधिक उत्पादन जी। जो हमारा जो परिवेश है, जो हमारे उपलब्धताएं जैसे कि स्थान की जो है ज़रूरत, इन सब चीज़ को देखते हुए जो पशुपालन में बदलाव आया है, उसके अनुसार हमें अब नई चीज़ें जो है वो सामने लाए जाने पड़ रही हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पहले जो पशुपालन है जी। वो मुख्य रूप से बैल बनाने के लिए किया जाता था। अच्छा। क्योंकि जो कृषि है वो बिना बैल के संभव नहीं होती थी। खेत की जुताई से लेके परिवहन, मेला जाना या सैर करना, बारात जाना, ये जो भी हमारे जो काम होते थे एक किसान के, वो पशुओं के माध्यम से ही होते थे। बैलों की अगर किसी किसान के पास बैल नहीं है तो वो किसान नहीं माना जाता। अच्छा। हाँ, तो इसलिए जो उस समय भरपूर मात्रा में जो है चारागाह होते थे जी। पशुओं को रखने की काफ़ी जगह होती थी। इसलिए जो हमारे किसान भाई हैं वो अधिक मात्रा में जितनी ज़रूरत होती थी उतना पशु रख लेते। लेकिन जब से जैसा आपने बोला है कि मैकेनाइजेशन हो गया, मतलब मशीनों का जो एंट्री हुई है कृषि के क्षेत्र में, उसकी वजह से बैलों की ज़रूरत कम पड़ी। दूसरा ये हो गया कि जो चारागाह हैं वो सिमटते गए, ज़मीनें जो हैं कृषि कार्य के लिए उपयोग में लाई जाने लगी। और जो हमारे किसान भाई हैं उनके पास पशुओं को रखने की जो जगह है उसमें भी कमी आई। इसको देखते हुए अब उसको आप ये समझ लीजिए कि ज़रूरत के हिसाब से या परिवेश बदलने के हिसाब से उन्नत पशुपालन करना जरूरी हो गया। बिल्कुल। उसके लिए उन्नत पशुपालन से मेरा तात्पर्य है, जैसे हमारे किसान भाइयों को मैं सरल रूप से समझाऊं कि पहले जैसे देसी गेहूं बोया जाता था जो एक एकड़ में 1 या 2 क्विंटल 4 क्विंटल होता था, जबकि जो उन्नत नस्ल जैसे WH है और जो नए बीज हैं वो 10 से 20 क्विंटल 1 एकड़ में हो जाते। इसी तरह जो पशुपालन के क्षेत्र में भी है, वो भी जैसे जो विदेशी नस्लें हैं उनको लाया गया और जिसमें जर्सी और हॉलस्टाइन फ्रीजियन जो नस्ल है उसमें 10 से लेकर 20 लीटर प्रतिदिन तक जो है उत्पादन हो जाता है। तो इससे जो है पशु पालक जो है उसको अपनी ज़रूरत तो पूरी हो जाती है, उसके बाद उसमें उसको बेचने के से उसमें पैसा भी उसको प्राप्त हो जाता है। तो इस हिसाब से जो पशुपालन है वो अब सिर्फ दुग्ध उत्पादन के लिए नहीं है, अब व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी जरूरी हो गया। बिल्कुल अच्छी बात बोली आपने कि पहले बैलों के लिए ही पशुपालन किया जाता था, लेकिन अब तो ये कमर्शलाइज हो गया है। और अभी ये ज़रूरी आपने जो बात की जर्सी गाय और HM गाय, तो अधिक अच्छा और अधिक उत्पादन मिले किसान भाइयों को, उसके लिए अभी ध्यान देने लायक कौन सी बातें हैं? देखिए, किसी भी चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा है तो वो कार्य भी अच्छा करेगा। इसी तरह पशुओं के लिए भी यही मापदंड माना जाता है कि अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा है
और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है अच्छा भोजन। बिल्कुल सही बात। और अच्छे भोजन में जो है उसमें उसको हरा चारा पशुओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और आज जो मैं आपको हरे चारे के बारे में, जो बरसीम जी। हरा चारा है जो इस समय बोया जाता है, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। बिल्कुल, बरसीम के बारे में ही पूछना चाहूँगी क्योंकि हरा चारा पोषक तत्वों से भरपूर होता है, ये तो हम काफ़ी समय से जानते हैं। तो किसान भाई अगर बरसीम को अपने खेतों में बोना चाहें तो किस तरह की तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए, उसे अपने खेतों की तैयारी किस तरह करनी चाहिए? ये जो समय है 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक इसका सही समय माना जाता है। और अगर मैं किसान भाइयों को सरल रूप में समझाना चाहूँ तो वो इसके लिए कब, क्योंकि वो टेम्परेचर तो देखता नहीं है या जानकारी होती नहीं है, तो वो एक कटोरी में जो है वो खोपरे का तेल रख दें और जिस दिन उसमें परत जमना शुरू हो जाए ऊपर, तो ये समझ लें कि उसका सही समय, यानी कि सर्दियों की शुरुआत होना शुरू हो जाए, ठंड की शुरुआत हो जाती है। और इसके लिए जो समय मैंने बताया कि 15 अक्टूबर से आप, तो इसके पहले आपको खेत बनाना है, खेत को तैयार करना है। तो उसके लिए दो जो जुताई हैं वो प्लाऊ या हल से कर लें। और उसके बाद जो मट्टी है उसको भुरभुरा करने के लिए, जैसे हमारे छोटे किसान भाई हैं तो बखर का उपयोग कर सकते हैं। जो बड़े किसान भाई जिनके पास कल्टीवेटर होता है वो कल्टीवेटर का उपयोग कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि जो ज़मीन है वो भुरभुरी हो और उसमें आराम से जो है वो बीज बोया जा सके। इसमें जुताई के बाद जो जैसे एक जुताई हो जाती तो उसके बाद उसमें देसी खाद की जो है वो दो बैलगाड़ी भरकर उसमें खाद डाल दें। और जो नत्रजन है वो 20 किलो और 80 किलो जो है वो सुपर फास्फेट डालने के बाद उसमें बखर चला दें या कल्टीवेटर चला दें तो वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। और चूंकि जो बरसीम है उसमें पानी बार बार दिया जाना होता है और कई बार दिया जाना होता है, तो इसलिए क्यारियाँ बनाना बहुत ज़रूरी है। तो क्यारी अपनी उपयोगिता के अनुसार उसको बनाएं। चूँकि 30 से 40 दिन तक के अंतराल से बरसीम की कटाई होती है, तो 30-40 अगर क्यारी आप अपने जो खेत है जिसमें बरसीम बोई है उसमें अगर बनाते हैं तो वो सबसे उत्तम होती है। अच्छा जी। ये खेत की जो तैयारी हो गई, उसके बाद उसमें बोनी जो है उसके बाद बोनी की जाती है। तो बरसीम कितना बीज लगता है इसमें पर हेक्टेयर अगर हम बरसीम के बीज को लेना चाहें तो? जी, अच्छा प्रश्न आपने किया है। तो इसमें 25 से 30 किलो पर हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर बीज जो है वो लगता है। तो अगर आप कम जगह में बोना चाहते हैं तो उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन कर लें। और इस हिसाब से 25 किलो से 30 किलो बरसीम जो है प्रति हेक्टेयर बोई जानी होती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है क्योंकि ये लेगुमिनस मतलब वो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो करते हैं। हाँ, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसमें अगर आप बोते आ रहे हैं हर साल तो उसमें जो कल्चर है उसमें डालने की ज़रूरत नहीं होती। सर कितना चारा देना चाहिए एक पशु को हमें, अगर हरा चारा हमारे पास है अच्छी मात्रा में है तो एक पशु के लिए कितनी इसकी ज़रूरत होनी चाहिए? ये देखिए, जो बरसीम वैसे तो दूसरे चारे हैं जी, आम चारा जो है वो जितना चाहें आप उतना दे सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन बरसीम का जहाँ तक सवाल है वो आप 20 से 30 किलो तक प्रतिदिन दे सकते हैं। क्योंकि ये उत्पादक पशु को अगर दिया जाना तो उसके साथ दूसरी जो चीज़ है वो भी दी जानी है। जो हमारा कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर है या जो पैलेट्स वाले जो सुदाना जो बोलते हैं वो दिया जाना है। तो उस हिसाब से ये आपको कम देना पड़ता है। सर एक अपन डेयरी उद्योग की दृष्टि से देखें तो ये गाय की कौन सी उन्नत नस्लें हैं जो आप हमारे किसान भाइयों को बताना चाहेंगे? हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि देखिए दुनिया में तो बहुत सारी नस्लें हैं, लेकिन कई वर्षों से मतलब 50-60 वर्षों से ये देखा गया है कि जो जर्सी गाय है
वो गांव के जो परिवेश में है सबसे अच्छी तरह से रह पाती है जी। और उसमें ज़्यादा परेशानियां नहीं होती। अच्छा जी। ये अपनाई हुई नस्ल है। जी। दूसरी जो शहरी क्षेत्र हैं या कस्बाई क्षेत्र हैं उसमें हॉलस्टियन फ्रीजियन जो नस्ल है, जी जी जो बिल्कुल। काले सफ़ेद रंग की होती हाँ है जी। और शरीर भी बड़ा होता है, वो नस्ल सबसे अच्छी और हमारे परिवेश में जो है बिना किसी समस्या के उसको अपनाया जा रहा है। जी। और उसमें दुग्ध उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। मतलब सामान्य परिस्थितियों में 15 से 20 लीटर जो है प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन आराम से लिया जा सकता है। बिल्कुल सर, गिर गायों के बारे में भी सुना है, गिर गायें भी अच्छा देखिए उत्पादन ऐसा देती हैं। है कि ये हमारी जो देसी जी जी। मतलब भारतीय नस्ल हैं, भारतीय चिन्हित नस्ल। अच्छा जी। जैसे कि हमारे कहते हैं पंजाबी है, मद्रासी है, मतलब उसके पहनावे से, उसके रहन सहन से जैसे उसकी पहचान की जाती है, ऐसे ही जो नस्ल हैं जैसे गिर है, जी साहिवाल है जी। हैं और अपना मालवी है, हरियाणा है, ये बहुत सारी नस्लें हैं जो हमारे देश में भी पाई जाती हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल जैसे हम जिस विषय पर बात कर रहे थे कि उन्नत पशुपालन, तो उन्नत की जब बात करते हैं तो फिर उसमें क्योंकि गिर गाय का जो हमारा राष्ट्रीय उत्पादन है जी। वो 6 लीटर प्रतिदिन का है। और सर भैंसों की उन्नत नस्लों की अगर बात करें, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। इसके मामले में, भैंस के मामले में हम बहुत भाग्यशाली हैं जी और क्योंकि जो मुर्रा भैंस है, जी। मुर्रा है, भदावरी है और भी 4-5 किस्म की जो नस्लें हैं, सुरती है, जी ये हमारे देश में ही होती हैं, जी। विदेशों में ये नहीं होती। और मुर्रा जो दुनिया में सबसे अधिक दूध देने वाली जो भैंस होती है, 14, 15, 20 लीटर तक प्रतिदिन भैंस दूध दे देती है। और चूँकि देश में हमारे सबसे ज़्यादा जो चाय बनाने के उपयोग में है, भैंस का ही दूध उपयोग में लाया जी जी जाता है। जी इसलिए ये आपका प्रश्न जो है अहम हो जाता है जी। कि भैंस पालना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि गाय पालना। और मेरे ख्याल से भैंस का दूध ही ज़्यादा चलता है, गाय का तो बहुत। हाँ, और उत्पादन के मामले में जो हमारे पास आंकड़े हैं उसमें 83% जो हमारे दूध की जो ज़रूरत है वो भैंस के दूध से पूरी होती है। बाकी 23% जो है वो 22-23% अन्य जो हैं उसमें गाय, बकरी, भेड़ जो भी जी हैं जी जी जी। दूध देने वाली, जिनका उपयोग खाने के लिए किया जाता है, वो उपयोग में लाई जाती है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। और सर जैसे मौसम बदल रहा है इसके साथ बहुत सारी बीमारियों का खतरा भी होता है। वो कहते हैं ना कि एक स्वस्थ पशु अपने पशुपालकों को हमेशा चिंता मुक्त रखता है। तो इस समय कौन सी बीमारियों का खतरा रहता है पशुओं को? ये जैसे कि बारिश में हम जानते हैं, हमारे पशुपालक भी जानते हैं कि एक टंगिया और गलघोंटू बीमारी होती है। जी बिल्कुल। लेकिन मानसून निकलने के बाद उसका खतरा कम हो जाता है। अच्छा। लेकिन जो एक दूसरी बीमारी है जो अभी हमारे पशुपालक या आम जनता भी समझने लगी, वायरस,
वायरस से होने वाली बीमारी। वायरस, हाँ, जो कहते हैं ना कोरोना वायरस। अच्छा तो वायरस। ये वायरस की बीमारी एक हमारे जो खुरपका मुंहपका रोग भी वायरस से होता है। जी 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 जी। और ये जिस तरह ये खतरनाक है, अब चूंकि वायरस से होने वाली बीमारी का पहली बार आम जनता को पता चला है कि वायरस क्या बला होती है, और इससे बिल्कुल तो सही ये बोला। भी ये जो खुरपका मुंहपका रोग होती है, ये संपर्क से, यहाँ तक कि हवा में, अगर जी। गांव में एक पशु को ये बीमारी आ गई किसी भी तरीके से, तो फिर वो आदमी इधर से उधर जा रहा है, वो उसको संपर्क में आ रहा है, या हवा से, दूषित भोजन से, उसके पैर अगर कहीं किसी रिश्तेदारी में गया तो उसके अगर जूते में गोबर लग के आ जाता है जी। या गंदगी लग के आ जाती गौशाला की, तो ये वायरस जो है एक जगह से दूसरी जगह संक्रमण। हाँ हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि पशुपालक इसका टीकाकरण कार्य करवा ले। जी 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 और जी। टीकाकरण के लिए उनको कुछ नहीं करना है, जो नज़दीकी पशु चिकित्सा विभाग की, जो पशुपालन विभाग की संस्था है, चाहे वो एक डिस्पेंसरी हो सकती है, पशु चिकित्सालय हो सकता है, मुख्य ग्राम इकाई हो सकती, और जो हमारे ट्रेंड जो गौ सेवक हैं जी या कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता हैं, जी। उनके माध्यम से वो मांग करते हैं कि भाई हमारे पशु को मुंहपका खुरपका रोग का टीका लगाया जाना है, जी। तो वो आके और आपके पशु को टीकाकरण कार्य कर देंगे। ये निःशुल्क कार्य किया जाता है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और सर चलते चलते मैं आपसे वो छोटे छोटे टिप्स ज़रूर जानना चाहूँगी जी। जो आम समस्या हमारे पशुपालक फेस करते हैं या जिनसे जूझते हैं, तो आप हमारे किसान भाइयों को ज़रूर बताएं। इसमें जो आम समस्या होती है वो जैसे बड़े सभी पशु हैं उनमें जो टिक्स होती हैं, अच्छा। गोंचड़ी बोलते हैं, जी, कोई जी, जी। चिचड़ी बोलते हैं, जी जो परजीवी होता है, बाह्य परजीवी, ये बहुत आम समस्या है। और इससे भारी नुकसान यूँ होता है क्योंकि वो सीधा खून चूसती हैं। अच्छा। और अगर आपके पशुओं को ये गोंचड़ी हो गई हैं तो उससे काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि जी। वो सीधा पशु अपना खाता है, पीता है, खून बनाता है, और लगता है वो ये परजीवी मुफ्त में परजीवी को चट कर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए वैसे दवाइयाँ पहले उपयोग की जाती थी, लेकिन उनका जिस तरह हमारे मच्छर अब होता है ना, मॉस्किटो, जी उसमें दवाई का असर नहीं हो रहा है, इसलिए इन पर दवाई असर नहीं होती। लेकिन इसका एक इंजेक्शन आता है, वो किसी पशु चिकित्सक से या जो भी कर्मी हैं पशु चिकित्सा कर्मी, उससे आप लगवा लें तो ये समस्या खत्म हो जाती है। दूसरा, इसमें अगर आप अपनी गौशाला की साफ सफाई रखेंगे, जी। अगर ज़मीन पर उनको नहीं पनपने देंगे, जी। क्योंकि इनका जो फैलाव होता है जी। वो ज़मीन से होता है। अच्छा ये जी। ज़मीन पर सालों पड़ी रहती हैं और जब भी पशु के संपर्क में आती हैं उसमें शरीर पे चढ़ जाती हैं। तो आप अगर कहीं अपनी गौशाला की रख रखाव साफ सफाई बराबर करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। तो किसान भाइयों, आज बहुत अच्छी जानकारी हमको पशुपालन से संबंधित मिली है और उम्मीद है कि आप इसे अपनाएंगे और अपने पशुपालन को भी और भी अधिक मुनाफेदार बनाएंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी आपको भी जानकारियों के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद जो आपने इतने अच्छे प्रश्न किए और जानकारी ली। और किसान भाइयों, आप लोग देखिए खबरें खेती की और हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार, खबरें खेती में इस वक्त आपके साथ मैं हूं उपमा सक्सेना। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य समाचारों पर। गेहूं की उन्नत किस्में लगाएं, मसूर की उन्नत खेती, महिलाओं हेतु उपयोगी उर्वरक छिड़काव यंत्र, सरसों में खरपतवार नियंत्रण, कपास भंडारण में सावधानियां। और अब खबरें विस्तार से। गेहूं की उन्नत किस्में लगाएं। रबी मौसम की गेहूं प्रमुख फसल है। गेहूं की उन्नत किस्में लगाकर अधिकाधिक उत्पादन लिया जा सकता है। गेहूं की प्रमुख उन्नत किस्में MP 3336, 3288, GW 322, 366, 273, HW 2004, HI 1500, 1531, HD 4672 बोकर ज्यादा उत्पादन लिया जा सकता है।
गेहूं की किस्मों का चुनाव सिंचाई उपलब्धता के आधार पर करना चाहिए। बोनी से पहले थायरम अथवा कार्बन डाइऑक्साइड से बीजोपचार अवश्य करें। सिंचित अवस्था में 10 से 25 नवंबर तक एवं असिंचित अवस्था में गेहूं की बुआई 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक करना चाहिए। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं का बीज खरीदते समय उसकी गुणवत्ता अवश्य देखें। खरीदे गए बीज की रसीद एवं बीज का खाली थैला संभाल कर रखें। मसूर की उन्नत खेती। ऐसे असिंचित क्षेत्र जहां पानी के अभाव में गेहूं, मटर एवं सरसों की खेती नहीं की जा सकती है, वहां पर दलहनी फसल मसूर की खेती आसानी से की जा सकती है। मसूर की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट भूमि जिसका पीएच मान 6.5 से 7 हो उपयुक्त रहती है। मध्यम आकार के बीज की प्रजाति 30 से 35 किलो 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। देर से बुआई करने पर प्रति हेक्टेयर 40 किलो बीज प्रयोग करना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर एवं बीज से बीज की दूरी 5 से 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। मसूर की बोनी का उपयुक्त समय अक्टूबर प्रथम सप्ताह से नवंबर प्रथम सप्ताह तक रहता है। मसूर की उन्नतशील प्रजातियां जैसे मल्लिका लेंस, JL1, IPL 18 एवं जवाहर मसूर 2 बोने से उत्पादन अच्छा मिलता है। महिलाओं हेतु उपयोगी उर्वरक छिड़काव यंत्र। वर्तमान में महिला कृषकों का खेतीबाड़ी के काम में अत्यधिक योगदान है। महिलाओं के लिए उर्वरक छिड़काव यंत्र एक महत्वपूर्ण कृषि यंत्र है। ये यंत्र खाद्य को एक समान फैलाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका वजन 3 किलो होता है, जिसके कारण इसे आसानी से महिलाओं द्वारा उठाया जा सकता है। इसके द्वारा प्रति 1 घंटे में 1 हेक्टेयर क्षेत्र में खाद्य का छिड़काव किया जा सकता है। ये उपयोग में अत्यधिक आसान है। इसमें श्रम एवं लगभग 60% समय की बचत होती है। इसकी कीमत लगभग 800 से 1000 रुपये है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए बुआई हेतु नवीन डिबलर यंत्र भी उपयोगी है। इसका उपयोग पंक्ति में बराबर दूरी पर बीजों की बुआई के लिए किया जाता है। इससे समय एवं श्रम की बचत होती है। पीठ तथा कमर दर्द से भी छुटकारा और बीज की भी बचत होती है। इसकी कीमत लगभग 300 रुपये है। अरहर की फसल को इल्लियों से बचाएं। इस समय अरहर की फसल फूल आने की अवस्था में है। एक अनुमान के अनुसार अरहर की फसल में इल्लियों के प्रकोप से 50% तक उत्पादन में कमी आती है। फूल की अवस्था के पूर्व एवं दाने भरने की अवस्था में उचित पौध संरक्षण उपाय अपनाकर इस नुकसान को कम किया जा सकता है। इल्लियां फूलों को खाकर एवं छोटी फलियों में छेद कर फसल को नुकसान भी पहुंचाती हैं। फली छेदक इल्ली की मादा वयस्क कीट पत्तियों पर सफेद रंग के अंडे देती हैं। इल्लियों का रंग पीला, हरा एवं काला होता है। इनके शरीर पर हल्की धारियां भी होती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में लगभग 30 दिनों में ये अपना जीवन चक्र पूर्ण करती हैं। बादल बदली के मौसम में कीट प्रकोप की सघनता बढ़ जाती है। नियंत्रण के लिए प्रकोप के प्रारंभिक अवस्था में ट्राइजोफॉस 40%, EC 30 मिलीलीटर प्रति स्प्रेयर घोलकर छिड़काव करें। बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए फूल एवं दाने भरने की अवस्थाओं में छिड़काव आवश्यक है। कपास भंडारण में सावधानी। कपास का भंडारण ज्यादा गीली अवस्था में नहीं करना चाहिए। चुनाई के बाद कपास को हल्की धूप में सुखाना अनिवार्य है। कपास को भंडारण गृह में रखने से पहले ये सुनिश्चित करें कि भंडार गृह कीटों आदि से मुक्त है। अगर नहीं है तो इसे साफ करके भंडार गृह में डालें। कपास को नमी से बचाने के लिए पॉलीथीन की चादर, तिरपाल, बांस की चटाई एवं लकड़ी के तख्त आदि इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ध्यान रखें कि कपास छत से एकदम सटाकर न रखी गई हो। कपास को भंडारित करने से पहले भंडार गृह को मेलाथियान घोल से उपचारित कर लेना चाहिए। भंडारण वाली जगह ऊंची होनी चाहिए। इसमें बारिश का पानी या अन्य पानी नहीं जाना चाहिए। सरसों में खरपतवार नियंत्रण। सरसों की फसल में बुआई के 30 से 35 दिन की फसल अवधि में निदाई गुड़ाई अवश्य करें। जहां खरपतवारों की अधिक समस्या हो वहां निराई गुड़ाई करना मुश्किल हो वहां फसल की बुआई के तुरंत बाद परंतु अंकुरण से पहले पेंडिमिथिलीन नामक रसायन की 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व की मात्रा 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने से नींदा नियंत्रित हो जाते हैं। नींदानाशक का प्रयोग खेत में पर्याप्त नमी होने की स्थिति में ही करें। इसके बाद में यदि नींदा आते हैं तो उन्हें निदाई द्वारा निकाल दें। गोभी वर्गीय सब्जियों का काला सड़न रोकने से बचाव। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।